नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों आज हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का दूसरा क्लास है। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा को देख रहे थे। आज तक इसके पहले के क्लास में आपने देखा कि किस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत होता है। सबसे पहले गारसा दत्तासी इस इतिहास को लेखनीबद्ध करने का प्रयास करते हैं। अब उसी क्रम में उसके बाद सर शिव सी सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन से होते हुए हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक पढ़ चुके थे। और उसके बाद अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन से विद्वान आते हैं जिन्होंने इतिहास लेखन करने का प्रयास किया, इतिहास को लेखनीबद्ध करने का प्रयास किया। अभी तक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देख रहे थे कि उन्होंने किस तरह से प्रवृत्तियों के आधार पे और काल का विभाजन किया। उस समय की जो वर्तमान प्रवृत्तियां विद्यमान रही हैं जिन कालखंडों में, उसके आधार पे उन्होंने एक सबसे पहले विधेयवादी पद्धति पे उन्होंने अनूठे ढंग का वैज्ञानिक ढंग आधार पे वो इतिहास लिखा और कालों का विभाजन भी किया, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी में हम आगे देखते हैं कि कई भाषी लोग भी हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास कर रहे थे। जैसे हमारा सबसे पहला हिंदी का इतिहास एक फ्रांसीसी विद्वान फ्रेंच भाषा में लिखते हैं और दूसरे नंबर पे शिव सिंह सरोज जी हिंदी में लिखते हैं, वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन अंग्रेजी में लिखते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि एक हमारे विद्वान आते हैं, अंग्रेजी के विद्वान एडविन ग्रिप्स। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछता है एडविन ग्रिप्स के इतिहास ग्रंथ के बारे में। तो ये एडविन ग्रिप्स जो थे ये अंग्रेजी भाषा में एक इतिहास ग्रंथ लिखते हैं और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ ये लिखने का प्रयास करते हैं सन 1917 ईस्वी में। सन 1917 में अंग्रेजी भाषा में यह पुनः एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं जिनका नाम है अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। फिर वहीं उसके बाद एक दूसरे विद्वान आते हैं FEK। इन लोगों का कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर का तो दूसरे विद्वान आते हैं एक FEK नामक जो विद्वान हैं, इन्होंने भी एक हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयत्न किया। इसका नाम रखिए अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर इन्होंने भी अंग्रेजी भाषा में इस ग्रंथ को लिखा। इसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी। और ये 1920 में प्रकाशित होती है। 1920 में FEK के द्वारा अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर प्रकाशित होता है। ये दोनों ग्रंथ अति महत्वपूर्ण भी हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि अभी ये अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर कई बार TGT PGT और नेट JRF की परीक्षाओं में पूछ चुका है। और ऐसे ही ये FEK की पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक का भी नाम पूछ चुका है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते समय बस हिंदी के मुख्य विद्वानों को देख लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विद्वान रहते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं जो हमें लगता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु ये एक लाइन के होकर के भी अति महत्वपूर्ण होते हैं। और कभी कभी परीक्षाओं में इनको पूछ देता है और हम परीक्षा में परेशान हो जाते हैं कि उत्तर कौन सा लिखें। तो इसके लिए आप इसको भी जानिए कि ये दो विद्वान भी आते हैं और ये अति महत्वपूर्ण विद्वान हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयत्न किया। उसके बाद आते हैं मौलवी करीमुद्दीन। एक नाम मौलवी करीमुद्दीन का भी आता है और मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा ई सुअराई नाम से एक हिंदी का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयत्न किया। इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और इनका हिंदी साहित्य का इतिहास 1948 में 1800 है 1848 में प्रकाशित होता है। और ये इसमें कवियों की संख्या होती है 1004। और इन्होंने क्या किया कि इसमें 62 हिंदी कवियों को लिया। मौलवी करीमुद्दीन का इतिहास ग्रंथ है तज़किरा अ सुअराई हिंदी। इसमें इन्होंने क्या किया, ये 1848 में प्रकाशित होता है और कवियों की संख्या इसमें कितनी है? 1004। उसके बाद इसमें हिंदी के 62 कवियों को रखा गया है और इसमें क्या किया गया है? प्रथम बार इसमें भी कालक्रम का ध्यान रखा गया है, यानी कि कालक्रम के अनुसार इसको भी लिखने का प्रयत्न किया गया है। लेकिन जो
आगे के इतिहासकार होते हैं इस ग्रंथ को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। परीक्षा की दृष्टि से तो ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूछा था नेट जेआरएफ की आप परीक्षाओं में देखेंगे कई बार ये पूछ चुका है। तज़किरा-ए शोराई के रचनाकार कौन है, या 1848 में मौलवी करीमुद्दीन ने जो पुस्तक लिखी थी हिंदी साहित्य के बारे में, वह किस नाम से है, तो ये पूछता है। इसमें क्या है, पहली बार कालक्रम का ध्यान रखा गया, किंतु इसे विशेष महत्व नहीं देते हैं इतिहासकार लोग आगे के, क्योंकि इसको ये मानते हैं कि ये गारसा दत्तासी के ही ग्रंथ का छायानुकरण है, यानी कि उसके आधार पे ही जो उन्होंने इतिहास ग्रंथ में अपने जिन कवियों का वर्णन किया था, जिस तरीके से लिखा था, उसी को इन्होंने कॉपी कर लिया है। तो इसलिए इतिहासकारों की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में एक और विद्वान का नाम आता है, जिसको हम जानते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के नाम से। डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण लेखक के रूप में, इतिहास लेखक के रूप में, आलोचना ग्रंथ लेखक के रूप में सामने आते हैं। इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम दिया इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में इन्होंने, एक तो ये प्रकाशित होता है 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ प्रकाशित होता है, और इसमें 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक के कालावधि का इतिहास लेखनीबद्ध किया गया है। यानी कि इनका जो ग्रंथ है 2 भागों में है। प्रथम भाग 1938 में प्रकाशित होता है, और इस भाग में, प्रथम भाग में 1693 से लेकर के 693 से लेकर के 1693 तक के कालावधि का इतिहास लिखा गया है। और द्वितीय ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ, क्योंकि जो 1693 के बाद जो भक्ति, इन्होंने यानी कि आदिकाल से लेकर के भक्ति काल तक के इतिहास को लिखा, और भक्ति काल से आगे के, भक्ति काल के बाद का जो इतिहास है इन्होंने नहीं लिखा, वो अधूरा है, इसलिए वो प्रकाशित अभी तक नहीं हो पाया है। इनकी विशेषता क्या है कि इन्होंने, जो शुक्ल जी ने जिस कालखंड को वीरगाथा काल नाम दिया, उस काल को इन्होंने क्या कहा, चारण काल कहना ज़्यादा उपयुक्त समझा, और उसका नाम दिया चारण काल। यानी कि प्रवृत्तियों के आधार पे जो शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ लिखा था, जिसको उन्होंने उस समय की रासो नाथ और सिद्ध जैनों के साहित्य को देख करके, रासो ग्रंथों को देख करके उसका नाम वीरगाथा काल रखा था। उस काल का नाम इन्होंने चारण काल रखा, क्योंकि उस समय चारण लोग जो होते थे, चारण नाम भाट लोग होते थे, वो जो साहित्य लिख रहे थे उसकी प्रचुरता को इन्होंने देखते हुए इस कालखंड को क्या कहा, चारण काल कहा, और उसको ज़्यादा उपयुक्त माना। और क्या, इन्होंने जो उसके पहले क्या, यानी कि जो वीरगाथा काल है, यानी कि 1050 से वो वीरगाथा काल मानते हैं शुक्ल जी। 1050 से इतिहास 1050 से लेकर के 1375 तक के कालखंड को उन्होंने वीरगाथा काल कहा, और इस कालखंड को वर्मा जी ने क्या कहा, चारण काल नाम दिया। और उसके पहले का, यानी कि ये कि कब से लिखना शुरू कर रहे हैं, ये 693 ईस्वी से लिखना शुरू कर रहे हैं। तो 693 ईस्वी से लेकर के 1050 तक का जो कालखंड है, इसको ये संधिकाल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, संधिकाल। यानी कि इन्होंने आदिकाल को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसके 693 से लेकर 1050 तक की ईस्वी को इन्होंने संधिकाल कहा, और उसके बाद जो वीरगाथा काल था उसको उन्होंने चारण काल कहा। इनके ग्रंथ में जो है, इन्होंने अपभ्रंश साहित्य को बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको संग्रहित किया है, यानी कि अपभ्रंश साहित्य से इन्होंने बहुत ज़्यादा सामग्री ग्रहण की है। इसलिए इन्होंने एक इतिहासकारों की या आलोचकों की दृष्टि से, आलोचकों के अनुसार इन्होंने एक गलती कर लिया है कि इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानना है। आलोचकों का ऐसा मानना है कि स्वयंभू को इन्होंने अपभ्रंश साहित्य से सामग्री ज़्यादा लेने के कारण इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना, जबकि हिंदी साहित्य के जो पहले कवि हैं उनको स्वयंभू को नहीं माना जाता है, बल्कि सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार हम लोग सरहपा को मानते हैं। स्वयंभू को इन्होंने पहला कवि माना, और ये प्रश्न पूछता है, बार बार परीक्षाओं में पूछता है कि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना, या फिर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है। तो परीक्षा में आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि स्वयंभू हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। किसके अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। इसके बाद हम आगे देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम तो देख रहे हैं
कि अब हम किसको देख रहे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। यानी कि ये राम कुमार वर्मा के बाद राम कुमार वर्मा के बाद हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को देख रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम अति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लिखा था प्रवृत्तियों के आधार पे, और जो कुछ भी उन्होंने काल विभाजन के लिए और काल विभाजन का आधार बताया, उस आधार का ज़बरदस्त जो दृढ़तापूर्वक जो खंडन करने का कार्य किया वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। कि जिस वीरगाथा काल को शुक्ल जी वीरगाथा काल के नाम से जानते थे, और वीरगाथा काल जिसको कालखंड को नाम दिए, और जिसमें उन्होंने ये बताया कि वीरगाथा काल रासो, नाथ और सिद्ध जैनों के काव्यों को उन्होंने ग्रहण करते हुए उसके आधार पर उसका नामकरण किया वीरगाथा काल। उसका इन्होंने क्या नाम दिया? उसको इन्होंने आदिकाल नाम दिया। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि जो वीरगाथा काल है उसका उपयुक्त नाम आदिकाल होना चाहिए। क्यों? और इन्होंने जो उसमें संस्कृत, प्राकृत इत्यादि भाषाओं से जो संबंधित ग्रंथ थे, इनको भी इन्होंने ग्रहण किया। इन्होंने ये बताया कि वो आदिकाल का जो समय था वो ऐसा समय था जिसमें बहुत सारी भाषाओं में और बहुत सारे प्रकार के ग्रंथ लिखे जा रहे थे। यानी कि शुरुआत हो रही थी, सबका प्रारंभ हो रहा था। हिंदी साहित्य के इतिहास का, हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल था वह, और उसमें शुरुआत हो रहा था, प्रारंभ हो रहा था, इसलिए उसको इन्होंने आदिकाल नाम दिया। और इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे। इनका मूल रूप से कोई ऐसा इतिहास ग्रंथ नहीं है जिसमें एक में इन्होंने सब पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्णन किया हो। इन्होंने जो इतिहास लिखा, ये अलग अलग समय समय पर इन्होंने अलग अलग नाम से अपने इतिहास को लिखते रहे। ये पहले जो इतिहास ये लिखते हैं, इस इतिहास ग्रंथ का इनका 3 इतिहास ग्रंथ देखने को मिलता है। इसमें इन्होंने पहले नंबर पे लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखते हैं। और दूसरे इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये 1952 में प्रकाशित होता है, और पहला ग्रंथ इनका 1940 में प्रकाशित होता है, हिंदी साहित्य की भूमिका। और हिंदी साहित्य की भूमिका में ही इन्होंने आचार्य शुक्ल के कई सारे मतों का बड़ी ही दृढ़ता से खंडन किया है, और उसका वैज्ञानिक आधार बताते हुए, उसका एक सुदृढ़ आधार बताते हुए उसका खंडन करने का कार्य करते हैं। इसलिए इनको बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार के रूप में देखते हैं हम। तीसरा ग्रंथ है इनका हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह ग्रंथ भी इनका 1952 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और इसमें आदिकाल नाम रखने का कारण क्या है, उस के विषय में इन्होंने खूब अच्छे से लिखा है। जब हम ये पूरे इतिहास को पढ़ेंगे, इनके हिंदी साहित्य के आदिकाल ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो हमें यह पता चलेगा कि इन्होंने जो आचार्य शुक्ल के मतों का खंडन किया, किस आधार पे किया और किस आधार पे इन्होंने आदिकाल नाम दिया। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। और इन्होंने क्या किया कि जो शुक्ल जी वीरगाथा काल नाम देते, इसको आदिकाल नाम दिया। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण बात है इनकी इतिहास ग्रंथ की, इन्होंने क्या कहा, भक्ति काल को, जिसको शुक्ल जी जो भक्ति काल नाम देते हैं, जिस मध्यकाल को उन्होंने 2 भागों में जो बांटा है, पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहते हैं, इस भक्ति काल को क्या मानते थे शुक्ल जी कि जो भक्ति काल का प्रारंभ होता है, यानी कि जो हमारे भारत में, उत्तर भारत में जो भक्ति की धारा प्रवाहित होती है, वह हिंदू जनता के पराजित मनोवृत्ति के कारण वह भावधारा प्रवाहित होती है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो आते हैं, वो इनके उस शुक्ल जी के इस मत का खंडन करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि नहीं, हमारा देश है, जो हमारा भारत है, हमारे इस देश में जो भक्ति की परंपरा प्रवाहित हुई या जो भक्ति की धारा प्रवाहित हुई, वह मनुष्य के सहज भावों का सहज उच्छलन था। यानी कि मनुष्य के हृदय के जो भाव हैं उसका सहज उच्छलन जो था, उसको उस कारण से भक्ति धारा प्रवाहित हुई। ये कहते हैं शुक्ल जी के मत का खंडन करते हुए कि यदि भारत में इस्लाम नहीं आया होता, यानी कि शुक्ल जी क्या कहते थे, शुक्ल जी कहते थे कि जब इस्लामिक आक्रमण हो रहे थे जिस समय हमारे देश में, और हिंदुओं के सामने हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाया जा रहा था, उनके हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, पूजा पाठ करने से उन्हें रोका जा रहा था, और जो जनता थी, जनता किसी के समक्ष अपने गौरव का गान नहीं कर सकती थी, अपने वीरता का वर्णन नहीं कर सकती थी।
इसके कारण उस जनता के पास भगवान के या भक्ति के मार्ग में जाने या भगवान के शरण में जाने के अतिरिक्त और मार्ग ही क्या था, ये शुक्ल जी का कथन है। तो इस कारण भक्ति का उदय होता है, इसलिए उन्होंने उस कालखंड को भक्ति काल नाम दिया। यानी कि इस्लाम को उन्होंने, वह मानते हैं कि इस्लाम के आने के कारण जो हिंदू मनुष्य थे, हिंदू जाति थी, उनकी जो पराजित मनोवृत्ति थी, उसके कारण भक्ति काल का उदय होता है। किंतु द्विवेदी जी उसका खंडन करते हैं और ये कहते हैं कि यदि भारत में इस्लाम नहीं आया होता तब भी हमारे साहित्य का 16 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी कि इन्होंने कहा कि ये भक्ति जो होती है, भक्ति सबसे पहले कहाँ, जो इस्लामिक आक्रमण होता है सबसे पहले उत्तर भारत में शुरू होता है, सोमनाथ मंदिर तोड़ा जाता है। किंतु जो भक्ति की धारा होती है यह दक्षिण में प्रवाहित होती है। यानी कि अगर इस्लाम के आक्रमण के कारण भारत में भक्ति की धारा प्रवाहित होती तो कहीं ना कहीं पहले उसको उत्तर भारत में प्रवाहित होना चाहिए था। किंतु ये कहाँ से प्रवाहित होती है, ये सबसे पहले यह भक्ति धारा दक्षिण भारत में होती है। आपने एक दोहा सुना होगा कि भक्ति ही द्राविण उपज लाए, रामानंद प्रगट किया कबीर ने नवदीप, सॉरी मुझे वो लाइन नहीं याद आ रही है, तीन लोक नौखंड। यानी कि जो भक्ति की धारा हुई वो भक्ति की धारा दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में उदय होती है। और रामानंद जो है विद्वान रामानंद जो एक भक्त थे, वो भक्त रामानंद दक्षिण भारत से उत्तर भारत में इस परंपरा को लेके आते हैं, उस भक्ति धारा को उत्तर में प्रवाहित करते हैं। उसके बाद से हमारे भारत में भक्ति की धारा बड़े तेज़ी से प्रवाहित होती है और बहुत सारे मतांतर फैलते हैं और लोग भक्ति की तरफ अग्रसित होते हैं। यानी कि भक्ति जो है मनुष्य के सहज भावों का उच्छलन है, ये द्विवेदी जी का मानना है। यानी कि शुक्ल जी के कई सारे मतों का इन्होंने खंडन किया। वहीं जैसे कबीर दास जी हैं, तो कबीर दास जी को शुक्ल जी कहते हैं कि उनकी जो भाषा है वह सधुकड़ी भाषा है, उनको भाषा का ज्ञान नहीं था। लेकिन उसका भी खंडन करते हुए द्विवेदी जी अपने कबीर नामक ग्रंथ में क्या लिखते हैं कि कबीर तो भाषा के डिक्टेटर थे। ये सब क्या है, ये सब द्विवेदी जी की विशेषता है। इन्हीं कारणों से द्विवेदी जी का नाम हमारे हिंदी साहित्य में अति महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम देखते हैं इतिहास लेखन की ही परंपरा में छठे नंबर पे आते हैं गणपति चंद्रगुप्त। नंबर आप लोग नंबरिंग ठीक से कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग अगले दिन भी पढ़ चुके थे कुछ विद्वानों को, ये आज पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसका क्रम छठा डाले हुए हैं। तो हम गणपति चंद्रगुप्त नामक विद्वान को देख रहे हैं। यह भी हिंदी साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने भी अपना हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा और उसका नाम रखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। यानी कि जो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसका नामकरण क्या हुआ, उसका नाम इन्होंने रखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और ये 2 भागों में प्रकाशित होती है। ये 2 भागों में सन 1965 ईस्वी में ये प्रकाशित होता है इनका ये ग्रंथ। और इस ग्रंथ की क्या विशेषता है कि जो गणपति चंद्रगुप्त जी हैं, इन्होंने क्या कहा, हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 3 भागों में विभाजित करने का प्रयास किया। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसको इन्होंने 3 भागों में बांटा और उसमें नाम क्या दिया, पहले भाग का नाम दिया प्रारंभिक काल, दूसरे का मध्यकाल और तीसरे का आधुनिक काल। जो गणपति चंद्रगुप्त हैं उन्होंने नाम क्या दिया, 3 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा और प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। उसके बाद इन्होंने क्या किया, प्रारंभिक काल को भी पुनः 3 भागों में इन्होंने बांटा। प्रारंभिक काल जो हमारा है इसको भी इन्होंने 3 भागों में बांटा। पहले को इन्होंने कहा धर्माश्रित काव्य, यानी कि धर्म पे जो आश्रित है वो धर्माश्रित काव्य। एक 3 भागों में, यानी प्रारंभिक काल को इन्होंने 3 भागों में बांटा। कहा कि पहला प्रारंभिक भाग काल का जो पहला भाग है वह धर्म आश्रित काव्य है और दूसरा लोक आश्रित, यानी कि लोक पे जो आश्रित काव्य रचे गए वो लोकाश्रित काव्य है। और तीसरे को इन्होंने राज्य आश्रित माना, यानी कि राजाओं के यहाँ आश्रित जो कवि रह के जो रचनाएँ करते थे उसको इन्होंने राज्याश्रित काव्य माना, राजाओं के लिए लिखे जाने वाले काव्य को। अब पुनः ये आते हैं, पुनः क्या कहते हैं कि पुनः ये जो धर्माश्रित काव्य है ना उसको भी ये 5 भागों में विभाजित करते हैं। धर्माश्रित काव्य को 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहले को कहते हैं धार्मिक राशि काव्य परंपरा, दूसरे को कहते हैं संत काव्य परंपरा और तीसरे को पौराणिक काव्य परंपरा, चौथे को कहते हैं पौराणिक प्रबंध परंपरा, यानी कि प्रबंध परंपरा और 5वां है इनका रसिक भक्ति परंपरा।
जो इनका धर्माश्रित काव्य है इसको इन्होंने 5 भागों में बांटा। क्या नाम दिया? पहले का नाम दिया इन्होंने धार्मिक काव्य परंपरा, दूसरे को संत काव्य परंपरा, और तीसरे को पौराणिक काव्य परंपरा, चौथे को पौराणिक प्रबंध परंपरा, और 5वां जो है रसिक भक्ति परंपरा। फिर जो लोकाश्रित, ये जो दूसरा विभाजन किए थे लोकाश्रित काव्य परंपरा का, इसके भी ये पुनः 5 भाग करते हैं। इसको भी पुनः 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहले को कहते हैं मैथिली गीति परंपरा, यानी कि मैथिली भाषा के जो गीति परंपरा रही है, उस जो काव्य लिखे गए हैं उसको इन्होंने एक अलग परंपरा के रूप में बांटा, परंपरा के रूप में देखा और इसको कहा मैथिली गीति परंपरा। दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या कहा? ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, यानी कि जो रास काव्य लिखे गए जिसमें इतिहास का वर्णन है, ऐतिहासिक चरित्रों का वर्णन है, उसको इन्होंने कहा ऐतिहासिक रास परंपरा। और तीसरा जो इनका वर्गीकरण है, यानी कि लोकाश्रित काव्य परंपरा का तीसरा भाग जो इन्होंने किया, तीसरे भाग को कहा ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा, यानी कि किसी के चरित्र के विषय में बहुत गहराई से जो विवेचना की गई, जो ग्रंथ लिखा गया उसको इन्होंने ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा के रूप में देखा और उसको तीसरा नाम दिया। और फिर चौथे का नाम इन्होंने रखा ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा, यानी कि उस समय में जो लोकाश्रित काव्य लिखे गए, जो मुक्तक काव्य लिखे गए, इन्होंने उसको ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा के अंतर्गत रखा। और 5वां भाग किया शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा, यानी कि लोकाश्रित काव्य परंपरा में कौन कौन सी परंपराएं आ गई? सबसे पहले नंबर पे मैथिली गीति परंपरा, दूसरे नंबर पे ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, तीसरे पे ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा, चौथे पे ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा, और 5वां जो है इनका यह शास्त्रीय मुक्तक परंपरा है। फिर जो तीसरा वर्गीकरण किया था इन्होंने प्रारंभिक काल का, जिसको इन्होंने राजाश्रित काल बोला, तो राजाश्रित काव्य में राजाश्रित काव्य जो था वर्गीकरण, इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा। पुनः 2 भाग में कौन कौन सा? पहले को इन्होंने कहा रोमांचिक काव्य परंपरा और दूसरे को स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा। यानी कि गुप्त जी का जो वर्गीकरण रहा है, यानी कि पहले तो इन्होंने क्या कहा? हिंदी साहित्य को 3 कालखंडों में बांटा, प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। पुनः प्रारंभिक काल को इन्होंने धार्मिक काव्य, लोकाश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य के रूप में बांटा। फिर इन तीनों का अलग अलग वर्गीकरण किया, तो धर्माश्रित का 5 भागों में वर्गीकरण किया। 5 को क्या कहा? धार्मिक रास काव्य परंपरा, दूसरे को संत काव्य परंपरा, तीसरे को पौराणिक काव्य परंपरा, चौथे को पौराणिक प्रबंध परंपरा, और 5वें को रसिक भक्ति परंपरा। उसी तरह लोकाश्रित काव्य को इन्होंने पुनः 5 भागों में बांटा। इसको कहा कि पहले को मैथिली गीति परंपरा, दूसरे को कहा ऐतिहासिक रास परंपरा, तीसरे को ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा, और चौथे को ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा, और 5वां जो था 5वें को शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा के रूप में इन्होंने बांटा। पुनः जो तीसरा खंड था, तीसरे भाग को जो राजाश्रित काव्य है इसको भी 2 भागों में बांटा, रोमांसिक काव्य परंपरा और दूसरा स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा। तो दोस्तों आपने ये देखा कि अब तक के जो इतने जिन विद्वानों के नामों का मैंने चर्चा किया, ये किस प्रकार से अपने इतिहास ग्रंथ को लिखे और इनके इतिहास ग्रंथ लेखन की महत्वपूर्ण बातें क्या थी, हिंदी साहित्य के इतिहास में इन लोगों का उल्लेख क्यों होता है, उसके महत्व क्या है, जो इनके इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उनका महत्व क्या है, ये सब आपने देखा। ऐसे ही आप देखते हैं कि ये इतिहास लेखन की जो परंपरा होती है ये गारसा दत्तासी से शुरू होती है और सबसे अंत में आकर के ये 2013 यानी कि जो अभी जो समसामयिक ग्रंथ लिखा गया है, सबसे अंतिम ग्रंथ जो है वह नीरजा माधव का ग्रंथ है। यहाँ तक यानी कि गारसा दत्तासी से शुरू होकर के इतिहास लेखन की परंपरा नीरजा माधव तक चलती है। हम अगली कक्षा में देखेंगे कि अन्य कौन कौन से विद्वान हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ताकि आपको परीक्षा में अगर कोई भी प्रश्न पूछता है तो उन प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएँ, और चाहे कहीं से भी हिंदी इतिहास लेखन परंपरा से कोई भी प्रश्न पूछे आप उसमें कहीं फंसे नहीं और आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से आए, आप उसको कर पाएँ और परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकें। इसके लिए हम आगे की कक्षा में देखेंगे। और आपसे ये भी एक कहना है कि जो भी अब तक पढ़ाया जा रहा है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा नोट भी करते जाएं और पूरे वीडियो को देखें, भी ध्यान से देखें, कई बार देखें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। जैसे आप लोग का लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मिलता जाता है, जो आप लोग कमेंट करते हैं, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और
हम अभी नए हैं, इसलिए हम हमेशा चाहेंगे आपसे कि आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और जो आपका महत्वपूर्ण सुझाव है उसे भी आप देते रहें, ताकि हम निरंतर आपको अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद।